हेलो व्यूअर्स। अगेन मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत शानदार वीडियो। और इस टाइम हमारे साथ हैं तनुषा, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 97 इन गेट 2025 बायोटेक्नोलॉजी पेपर एंड ऑल इंडिया रैंक 79 इन आईआईटी जैम बायोटेक पेपर में हासिल की है। सो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन सिक्योरिंग अ ग्रेट रैंक। तनुषा, हाउ आर यू फीलिंग Thank you, अबाउट? sir. Sir, I'm feeling very great about this, and सो I'm really thankful to everybody who helped me secure this rank. that's really great. So this was your second attempt for gate. Yes, sir. Okay, so can you compare your marks and All India rank from your first attempt and second attempt? Sir, in my first attempt, I got 37 marks, and my rank was around 3000 something. And this was my second attempt. In this, I got a score of 715 and a rank of 97. That's really great. So what changes did you make in your preparation for GATE this time? So this time I put in more effort. I try to understand the concepts. I try to solve every maths question or bioprocess question. I try to understand them deeply rather than just mugging it up. So that's the big change I made this time. And this time I was more focused towards clearing the exam. Like last time I was like, दे देते हैं ऐसे ही कोई बात नहीं अगली बार देखा जाएगा. This time I was like, this is my last attempt. I have to do it greatly. ओके, सो मैं रीजन जान सकता हूँ कि तुमने गेट और जैम क्यों दिया? वो व्हाट वुड बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्रैकिंग बोथ द एग्जाम्स? सर मैंने आईआईटी जैम दिया था ताकि अगर गेट में थोड़ी सी भी कोई लाइक ऐसा होता कि नहीं हो पाता तो मैं एमएस पीएचडी आगे परस्यू कर सकती एमएससी पीएचडी. एंड गेट का मेरा पर्पस था एमटेक परस्यू करने के लिए. लाइक मैं बायोटेक में ही आगे जाना चाहती हूँ. मैं फर्दर स्टडी ही करना चाहती हूँ. ओके, हाउ डिड यू प्लान योर स्टडी शेड्यूल व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द एग्जाम? ये बहुत टफ होता है कि गेट का ही प्रिपेयर हो जाए, ये काफी होता है, काफी बड़ा सिलेबस होता है गेट का। तो बट तुमने एग्जाम का और गेट का एक साथ कैसे प्रिपरेशन की? क्या तुम्हारा डेली रूटीन था पढ़ाई का? और क्या सिमिलरिटी है दोनों एग्जाम के सिलेबस में? सर मेरा मेन फोकस गेट की तरफ ही था तो मेरा मेन प्रायोरिटी था गेट का पूरा सिलेबस कवर करना. बाय द साइड उसमें जैम के साथ बहुत सारे टॉपिक्स कॉमन थे जो कि हो जाते थे. जस्ट ये था कि लास्ट के टाइम पे जैम के एग्जाम से पहले मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया था प्लस टू के कंसेप्ट पे रिगार्डिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ऑल. उसके अलावा मैंने पूरा गेट का सिलेबस पे ही फोकस किया था. एंड मैं उस पे ही ज़्यादा वर्क देती थी कि लाइक मुझे ये कंप्लीट करना है, इसे रिवाइज करना है बार बार, इसी के मॉक टेस्ट देने हैं. दैट्स इट. Okay. So, since many students don't have access to expensive resources, what budget-friendly or free material would you recommend to all those aspirants who are preparing for GATE 2026 and all those aspirants who are not able to purchase the premium resources? सर आई वुड रिकमेंड एनपीटीएल. एनपीटीएल में फ्री लेक्चर वीडियोस होती हैं एंड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ्स फ्री मॉक टेस्ट लिंक्स भी अवेलेबल होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड रिकमेंड सम स्टैंडर्ड बुक्स, फॉर एग्जांपल लिनिंजा फॉर बायोकेमिस्ट्री, कूबी फॉर इम्यूनोलॉजी. सो देर आर मेनी बुक्स फॉर ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट. उससे पढ़ के आप एनपीटीएल की वीडियोस भी देख सकते हैं. एंड मेनी वीडियोस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल. काफ़ी लेक्चरर्स जो होते हैं वो यूट्यूब पर भी उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस अपलोड करते हैं तो उससे भी देख सकते हैं. ओके, इफ वी कंपेयर बोथ द पेपर, अगर हम लास्ट ईयर का, जैसे कि तुमने वो लास्ट ईयर गेट भी अटेम्प्ट किया है, इस बार भी किया, तो डिफिकल्टी लेवल को तुम कैसे डिस्क्राइब करोगी दोनों का? सर आई वुड से 2024 का एग्ज़ाम काफ़ी इजी था एज़ कम्पेयर टू 25. 25 के एग्ज़ाम में एमएसक्यू का कंटेंट ज़्यादा था बिकॉज पहले एमएसक्यू इतने ज़्यादा नहीं आते थे. इस टाइम लाइक एवरी सेकेंड क्वेश्चन वॉज एन एमएसक्यू. ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड था. एंड लास्ट ईयर ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड था लाइक कंसेप्चुअल कि जितना आप मेमोरी बेस्ड था लास्ट ईयर. इस ईयर थोड़ा ज़्यादा था. ओके, और जब तुमने प्रिपरेशन शुरू की तो फाइंड माय टेस्ट की टेस्ट सीरीज कब ली? और उसके साथ तुमने किस तरह से अपने रिवीजन को और मॉक टेस्ट के अटेम्प्टिंग टाइम को मैनेज किया? सर मैंने फाइंड माई टेस्ट सीरीज ली थी अराउंड अक्टूबर की स्टार्टिंग में. उस टाइम पे मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका था पूरा.
तो अक्टूबर में मैंने ऐसे किया था कि लाइक एक एक टॉपिक जैसे जैसे मैं रिवाइज कर रही थी, तो फाइंड माई टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज जो टेस्ट थे मैं उन्हें अटेम्प्ट करती थी, उनमें एनालाइज करती थी। एंड आफ्टर दैट दिसंबर में मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। मैं फाइंड माई टेस्ट सीरीज के लिए देती थी, और एक दिन मैं लाइक ऐसे करती थी, ऑल्टरनेटिव डेज पे देती थी। एंड बीच में जो सेकंड आता था उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती थी। लाइक 2024 का कर लिया, देन एक दिन 23 का कर लिया। इस तरह से मैंने 2009 से लेके 2024 तक के पेपर्स 2 टाइम सॉल्व किए थे, ओके। along with the test series. सो फाइंड माई टेस्ट की टेस्ट सीरीज ने तुम्हारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पहचानने में कैसे हेल्प करी? सिर्फ फाइंड माई टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस मुझे थोड़े यूनिक लगे। लाइक जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें हर जगह मिल जाते हैं कि ये वो तो रिवाइज होते रहते बार बार। जब मैंने फाइंड माई टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो काफी क्वेश्चंस बहुत यूनिक थे, जो कि मुझे देख के लगा कि नहीं, कोई कहीं पे कमी आ रही है, मुझे उन सबको सीखना है। तो मैं उन सब क्वेश्चंस की सॉल्यूशन, उसमें डिटेल सॉल्यूशन भी गिवन होता था, तो मैं उस सॉल्यूशन को एनालाइज करती थी कि क्या क्या इसमें मिस्टेक रही, कैसे कैसे अप्लाई करना था, क्या फॉर्मूला लगना था। सो दैट्स हाउ इट हेल्प मी। Okay. Were there any surprising or tricky question in the GATE 2025 paper? सॉरी सर। इज देयर कोई, मतलब यहाँ पे कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया इस बार? अगर हम कंपेयर करते हैं लास्ट 5 ईयर से, तो 2025 में कुछ ऐसा ट्रिकी या सरप्राइजिंग क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया हो? सर क्वेश्चंस इजी थे, बस उसमें माइंड अप्लाई करना था। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अमाइनो एसिड्स गिवन थे ऑप्शंस में, और हमें बताना था कि किन में 2 कायरल कार्बन है। ओके। सो उसमें आपको अगर स्ट्रक्चर नहीं पता है तो वो किसी का सॉल्व नहीं हो सकता है। अगर स्ट्रक्चर्स पता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेम वे एक क्वेश्चन था बायो प्रोसेस के ऊपर, उसमें एक फॉर्मूला था, एंड जस्ट उस फॉर्मूले के बेसिस पे बताया गया था कि अगर एक चीज को हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लाइक वो थियोल मॉड्यूलस का फॉर्मूला था, एंड उसके ऊपर वो डिपेंडेंट था। सो क्वेश्चंस वर थोड़े ट्रिकी थे थोड़ा सा, बट माइंड अप्लाई करने के बाद वो सॉल्व भी होने वाले थे। Okay, beside higher studies, what other career opportunities are available for biotechnology graduates? Sir, if you don't want to pursue higher studies, so you should definitely go for jobs. उसके लिए आपको अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा, बट हमारे सेक्टर में जॉब्स ऐसे इजीली नहीं मिल जाती हैं। उसके लिए आपको प्रोजेक्ट्स करने होंगे, आपको ट्रेनिंग्स लगानी होंगी, क्योंकि बहुत सारी आईआईटीज होती हैं या सीसीएमबी टाइप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अपने अंडर प्रोजेक्ट्स कंडक्ट करवाती हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वही आपको पे करेंगे आपका रहना खाना। उनको अटेंड करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि कब कब वहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं, कब कब करना चाहिए। Okay. What advice would you give to students preparing for GATE and GEM Biotechnology 2026? सर आई वुड से कि आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करें बाय अक्टूबर और नवंबर, एंड उसके बाद आप जस्ट रिवीजन पे फोकस करें। लाइक रिवीजन इज मस्ट। अगर आपने रिवीजन छोड़ दिया, वो वाला पार्ट स्किप कर दिया, तो आपने चाहे कितना ही पढ़ा हो, आपने डिटेल में एक एक चीज पढ़ी हो, यू कैन नॉट अप्लाई इट इन द एग्जाम। तो आपकी कम से कम 6 to 7 रिविजन्स तो होनी ही चाहिए। लाइक 6 to 7 चलो ज्यादा हो गया, 2 to 3 तो होनी ही चाहिए, वो तो मस्ट है, वरना उसके बिना आप भूल जाओगे जो भी पढ़ा होगा। So सो लाइक revision. रिवाइज करते रहो, Okay. एंड कांस्टेंट टेस्ट वगैरह देने बहुत जरूरी है आई थिंक, क्योंकि अगर आपने टेस्ट नहीं दिए तो आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चन कैसा आने वाला है सामने से, या कहाँ कमी रह रही है, या कहाँ मुझे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या कहाँ पे मुझे अपना वो वीक पार्ट को रेक्टिफाई करना है। ओके, रिवीजन की बात बताई तुमने। रिवीजन का किसी भी एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो तुम्हारा रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या था? लाइक कैसे रिवाइज करती थी तुम चीज़ों को कि तुम भूल ना पाओ? और तुमने क्या चेंजेस किए थे अपनी पढ़ाई में एग्जाम से 1 मंथ पहले, जो कि तुम पिछले 6 मंथ से कर रही थी? उसमें ऐसा क्या चेंज हुआ रिवीजन में 1 मंथ पहले, वो भी थोड़ा डिस्क्राइब करो। सर लाइक जनवरी के अराउंड जब मैं रिवाइज करने लगी तो मैंने उस टाइम पे स्टिकी नोट्स बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में ही बना लेते हैं। मैंने जनवरी के टाइम पे बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे वो लिखे, एंड अपनी अलमीरा पे अपने बेड के सामने ही उन्हें स्टिक कर दिया था। एंड मैं डेली उन्हें पढ़ती रहती थी कि जैसे उठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन पे एक नजर पड़ती रहती थी, तो याद आता रहता था कि अच्छा हाँ, ये भी था, ये भी था। क्योंकि हमारे उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ट्रिकी वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स आपको एग्जैक्ट याद रखने होते हैं, स्पेशली इन माइक्रोबायोलॉजी। तो वो सब चीजें मैंने वहां लिख ली थी, फॉर्मूलाज एंड ऑल। फॉर्मूलाज की मैंने एक लिस्ट बनाई थी, मैं डेली उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करती थी। एक बार पढ़ने बैठे हैं तो एक बार उन फॉर्मूलाज को देख लिया, ताकि वो सॉल्व करने में हेल्प हो, मैथ्स के एंड बायो प्रोसेस के। सो ये चेंजेस मैंने लाए थे। और एक ये था कि
जैसे-जैसे रिविज़न का टाइम आ रहा था, तो मैं ऐसे नहीं करती थी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। जस्ट 1 और 2 डेज़ पर सब्जेक्ट और उसे बार-बार रिवाइज़ करते रहो। बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जान के तनुषा। फाइंड माई टेस्ट की तरफ से और फाइंड माई टेस्ट और पूरी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से तुम्हें बहुत सारी विशेज एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू वंस सर। अगेन टू यू एंड योर फैमिली। और हम विश थैंक यू करते सर। हैं कि तुम जो बनना चाहती हो, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हो, तुम्हें जरूर मिले। और फाइंड माई टेस्ट तुम्हारी हर तरफ से हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर।